हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मंत्रा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिमांड फंक्शन यानी कि मांग फलन। ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट है और ये टॉपिक और ये पूरा चैप्टर क्लास 11th BA, BCom, BBA सभी क्लासेस के सिलेबस में होता है। तो हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन के बारे में यानी कि मांग फलन के बारे में। मांग फलन क्या होता है? डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एक चीज़ की डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो तत्व उसे प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स में होने वाले चेंज से उस वस्तु की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम उस प्रभाव को, उस इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं, जो उसमें जो संबंध पाया जाता है, उस संबंध को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी इस तरह से फंक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक डिमांड ऑफ एक्स। एक्स यानी कि यहाँ पर हमने कोई भी हम प्रोडक्ट को एक्स का नाम दे रहे हैं। सो डिमांड ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की जो डिमांड है, एक तो एक्स वस्तु की प्राइस पर डिपेंड करेगी। सेकेंड फैक्टर है PR यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि एक्स से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी प्राइस पर भी एक्स की डिमांड डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है वाई मीन्स इनकम, टी फॉर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, एन यानी कि पॉपुलेशन और डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिन पर किसी वस्तु की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है, यानी कि ये सारे फैक्टर्स किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित करते हैं। इसमें से जो ये पहले 5 फैक्टर्स हैं ई तक, जब हम सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में बात करें, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हम इन 5 फैक्टर्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम पूरी मार्केट की डिमांड की बात करें कि पूरी मार्केट यानी कि पूरे बाज़ार की मांग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें इन 5 के अलावा इन 2 फैक्टर्स को भी हम ऐड करते हैं। तो अब हम एक एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है PX यानी कि प्राइस ऑफ गुड या प्राइस ऑफ गुड एक्स। किसी भी चीज़ की डिमांड उस चीज़ की प्राइस पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। किसी भी वस्तु की प्राइस और उसके डिमांड में हमेशा इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उसकी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो हम रूटीन लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो हम उसके डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, हम उसके डिमांड को थोड़ा कम कर देंगे, और अगर प्राइस डाउन हो जाएगा तो हम उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज़ PR, इट मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत। यहाँ पर संबंधित वस्तुओं की बात हो रही है, वो संबंधित वस्तुएं जो X से रिलेटेड हैं। रिलेटेड गुड्स 2 तरह की हो सकती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसे हिंदी में स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है, और नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है ये वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकती हैं, यानी कि गुड्स विच कैन बी यूज फॉर वन अनदर। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो हम पेप्सी अगर हमें अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह कोक की डिमांड कर सकते हैं, और अगर कोक अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह पेप्सी को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? ये वो गुड्स हैं जब 2 चीज़ें मिलकर हमारी एक डिमांड को पूरा करती हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जो दोनों एक दूसरे के बिना वेस्ट हैं। लाइक पेन एंड पेपर। पेन अगर हमें चाहिए तो हमें पेपर भी चाहिए, और अगर पेपर चाहिए तो हमें पेन की भी ज़रूरत है।
ठीक है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार और पेट्रोल दोनों हमें चाहिए, तभी हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल होगी। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस एक वस्तु की डिमांड को प्रभावित करती है। मान लीजिए कि हम कोक और पेप्सी हम यहाँ पर लेते हैं। हम कोक का प्राइस लेंगे और पेप्सी की डिमांड लेंगे। अगर कोक का प्राइस राइज करेगा, यानी कि अगर कोक महंगी हो जाती है, तो हम उसकी जगह पेप्सी को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो पेप्सी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऐसे ही अगर कोक का प्राइस फॉल कर जाता है, अगर कोक सस्ती हो गई है, तो लोग पेप्सी को छोड़कर कोक को यूज़ करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स पेप्सी की डिमांड जो है वो फॉल कर जाएगी। तो इट मीन्स एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस और दूसरी वस्तु की डिमांड का आपस में सीधा रिलेशन है। यहाँ प्राइस अगर राइज कर रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी राइज कर रही है। अगर कोक का प्राइस फॉल कर रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी फॉल कर रही है। ठीक है, तो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार की हम प्राइस लेंगे और पेट्रोल की डिमांड लेंगे। अगर कार की प्राइस राइज हो जाती है, यानी कि अगर कार महंगी हो गई है, तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो फॉल कर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कार महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर व्हीकल की डिमांड यानी कि कार की डिमांड कम हो गई है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। और अगर कार की प्राइस फॉल कर जाती है, यानी कि कार सस्ती हो गई है, तो लोग ज़्यादा कार्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो राइज हो जाएगी। तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और डिमांड में अगर हम रिलेशन देखें तो वो उल्टा रिलेशन पाया जाएगा, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। इसमें एक गुड की प्राइस राइज करती है तो दूसरे की डिमांड फॉल कर जाती है, और अगर एक की प्राइस फॉल करती है तो दूसरे की डिमांड राइज हो जाती है। तो इस तरह से रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है वो हम इसमें देख सकते हैं। हमारा थर्ड फैक्टर है वाई, यानी कि इनकम। एक पर्सन की, एक कंज्यूमर की इनकम जो है वो भी कंज्यूमर की डिमांड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बिकॉज हम जो भी चीज़ें खरीदेंगे वो हम अपनी इनकम से ही खरीदेंगे। तो इनकम के बेसिस पर गुड्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। यहाँ हम 3 कैटेगरीज बनाएंगे। एक है नॉर्मल गुड्स, एक है इंफीरियर गुड्स, और एक है एसेंशियल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जब एक कंज्यूमर की इनकम को मैं यहाँ पर वाई से मैंने डिनोट किया है, अगर एक कंज्यूमर की इनकम राइज हो जाती है यानी कि इनकम बढ़ जाती है तो हम कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ा देते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ती है, अब हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो हम कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम डिमांड उन चीज़ों की कम कर देते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर क्लोथ्स ले सकते हैं, कपड़े, शूज़, बैग्स, अपनी ज़रूरत की जैसी चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में हम लिमिटेड सी लेते हैं। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा कपड़े ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा शूज़ खरीद सकते हैं, तो उन गुड्स की डिमांड हम बढ़ा देते हैं। लेकिन जब इनकम कम हो जाएगी तो हम उनकी डिमांड को थोड़ा कम कर देते हैं। तो ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अब दूसरा कैटेगरी है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स को हिंदी में घटिया वस्तुएं कह सकते हैं। इस केस में कंज्यूमर की इनकम और इनके डिमांड का रिलेशनशिप पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता है। यानी कि इन्फीरियर गुड्स के केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देता है, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है।
जैसे कि हम एक चावल की किस्म की बात करते हैं, चावल की जैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, एक घटिया किस्म का चावल होता है और एक बहुत अच्छी वैरायटी का भी चावल है। अब मान लीजिए कि एक पर्सन ऐसा है जिसकी इनकम बहुत ही कम है, तो उसकी इनकम कम है तो वो अपने घर में मोटा चावल या घटिया क्वालिटी का चावल ही खरीद सकता है, तो वो उसी की डिमांड कर रहा है। लेकिन जब उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उसकी इनकम बढ़ जाती है अगर, तो वो अब घटिया क्वालिटी का चावल छोड़कर अच्छी किस्म का चावल खरीदना शुरू कर देगा। तो क्योंकि वो जो चावल था जो वो पहले खरीद रहा था वो एक घटिया क्वालिटी का था, अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी उसने उस घटिया क्वालिटी की चीज़ की डिमांड कम कर दी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ वो खरीदने लगा। तो इसलिए इंफीरियर गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम और उनकी डिमांड का उल्टा रिलेशन होता है। नेक्स्ट है कैटेगरी एसेंशियल गुड्स की। एसेंशियल गुड्स वो होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी यानी कि अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, उसका कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने या घटने से कोई लेना देना नहीं होता। कंज्यूमर की इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, उसकी डिमांड जो है वो हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी कि जो हमारी ज़रूरत की दवाई है, सपोज़ हमारे घर में कोई पेशेंट है, उसकी एक पर्टिकुलर दवाई है जो डेली हमें उसको देनी है, तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें दवाई ज़्यादा देने लगेंगे, या अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम उनकी दवाई कम कर देंगे। इनकम हमारी चाहे बढ़े या कम हो, उनकी दवाई की जो हमारी डिमांड है वो एक जैसी ही रहने वाली है, तो वो एसेंशियल गुड्स हैं। तो एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में उनकी डिमांड का इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप खास तौर पे नहीं होता है। फोर्थ फैक्टर जो है वो है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर टेस्ट का मतलब कंज्यूमर की किसी चीज़ के लिए प्रेफरेंस, फैशन, ये सब को हम इसमें काउंट करते हैं। अगर कंज्यूमर का किसी चीज़ के लिए टेस्ट ज़्यादा डेवलप हो गया है, उसको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आने लगी है, तो वो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देगा। यानी कि अगर किसी चीज़ के लिए उसका टेस्ट फेवरेबल हो गया है या उस चीज़ में उसका टेस्ट इंक्रीज़ हो गया है, तो वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर टेस्ट में अनफेवरेबल चेंज आया है, यानी कि उस चीज़ में अब उसको टेस्ट नहीं रहा, उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो उसकी डिमांड कंज्यूमर कम कर देगा। नाउ फिफ्थ फैक्टर इज ई फॉर एक्सपेक्टेशन। यहाँ एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज और फॉल इन फ्यूचर। यानी कि यहाँ पर हम किस एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है किसी भी वस्तु की कीमत को लेकर, कि कीमत उस चीज़ की फ्यूचर में बढ़ने वाली है या घटने वाली है। इस चीज़ को ध्यान में रख के भी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर गुड के डिमांड में चेंज लाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक पेट्रोल का एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं। सपोज़ अगर मुझे ऐसा पता लगे कि नेक्स्ट वीक पेट्रोल का प्राइस जो है वो राइज़ होने वाला है, अगले हफ्ते पेट्रोल महंगा हो जाएगा, कंज्यूमर्स को अगर लगता है कि नेक्स्ट वीक पेट्रोल का प्राइस राइज़ होने वाला है, तो अगर हमें प्राइस राइज़ होने की एक्सपेक्टेशन है तो एट प्रेजेंट इस वीक में हम उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। हम लोग इस वीक में ऑयल यानी कि पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल डीजल की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें ऐसा एक्सपेक्टेड हो कि आने वाले हफ्ते में प्राइस कम होने वाला है पेट्रोल का, तो हम अभी पेट्रोल की ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, हम अभी पेट्रोल की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट वीक वो सस्ता हो जाएगा हम तब उसे खरीदेंगे। तो इस तरह से फ्यूचर में प्राइस को लेकर कंज्यूमर कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर वो डिमांड में कैसे चेंज लाता है वो हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट फैक्टर है एन फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का साइज और कॉम्पोजिशन हम देख सकते हैं। अगर एक एरिया में पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो खाने पीने की चीज़ों की डिमांड जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड होगी। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। लास्ट हमारा फैक्टर है YD, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि देश में जो इनकम है, सोसाइटी में जो इनकम है, वो इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोगों के पास कितना पैसा है, या हम ये कहें कि सोसाइटी में रिच और पुअर की जो कैटेगरी बनी हुई है उन दोनों के बीच में कितना गैप है। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि सबके पास गुजारे लायक पैसा है, सब लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं और कोई गरीब नहीं है, रिच और पुअर के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कह सकते हैं। तो ऐसे केस में डिमांड जो है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि हर वर्ग के पास पैसा है, हर वर्ग के पास ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए उनके पास कैपेसिटी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हर वर्ग से, हर ग्रुप से डिमांड आएगी, तो ओवरऑल सोसाइटी में डिमांड का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, सोसाइटी में दो कैटेगरीज बनी है, एक बहुत ही रिच है और एक बहुत ही पुअर है, तो ऐसे में इनकम का जो ओवरऑल डिमांड का जो ओवरऑल लेवल है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि एक तरफ रिच ग्रुप है, उनकी मैक्सिमम ज़रूरतें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुकी हैं, तो बहुत रिच वर्ग से भी जो है वो डिमांड काफ़ी कम आएगी। और दूसरी तरफ एक पुअर ग्रुप है जो डिमांड करना चाहता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उस ग्रुप से डिमांड कम आएगी, तो कंट्री में ओवरऑल डिमांड का जो लेवल है वो कम रह जाएगा। तो इस तरह से देश में, सोसाइटी में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सोसाइटी में डिमांड को प्रभावित करता है। डिमांड के बढ़ने या घटने के लिए ये चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर हमारा डिमांड फंक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।